नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज़ हयात के एक और शुमारे के साथ। पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है। पाकिस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क पर हुक्मरानी करने वालों ने कभी भी मौसर अंदाज से निज़ाम सेहत को मरबूत बुनियादों पर उस्तवार करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में अगर जिंदगी को टटोलने की कोशिश करें तो पता चलता है कि वहाँ इंसानों की जिंदगी हर वक्त मौत के साए में ही बसर हो रही है। कभी दहशतगर्दों का जुनून तो कभी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बर्पा किए जा रहे जुल्म व तशद्दुद, तो कभी सेहत आम्मा की सहूलियात से महरूमी, जो पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी को मुसलसल मुतासर कर रही है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने अबतर हो गए हैं कि अवाम का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों और सेहत आम्मा की सहूलियात से महरूम है। कोरोना वायरस जैसी इस आलमी वबा के दौरान पाकिस्तान के निज़ाम सेहत पर नज़र डालने से ये बात सामने आई है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2200 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से आधे तो नाकाबिले इस्तेमाल हैं। मरीजों के लिए दस्तयाब अस्पतालों और बिस्तरों की तादाद भी नाकाफी है। तो आइए आज अपनी इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के निज़ाम सेहत पर डालते हैं एक नजर। पाकिस्तान के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुतासरीन की अमवात में इजाफे और नए मरीजों में तेजी के बाद पाकिस्तान का निज़ाम सेहत कमजोर पड़ने लगा है। पाकिस्तान में पहले ही कोरोना के मरकज समझे जाने वाले मुल्क चीन से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद हुकूमती ओहदेदारों का दावा है कि हालात काबू में हैं। लेकिन निज़ाम सेहत से वाबस्ता अफराद मानते हैं कि सेहत का शोबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने में कमजोर पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े आबादी वाले 2 शहर कराची और लाहौर के अस्पताल मरीजों से तकरीबन भर चुके हैं और वहां के अस्पतालों में मजीद इंतजामात करने की जरूरत है। दोनों शहरों के बाज़ बड़े अस्पतालों ने जगह की कमी के बाइस मरीजों को दाखिल करने से ही माजरत कर ली है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के नाअहल और कातिल हुक्मरान दोबारा फैलते कोरोना वायरस की इस लहर को रोकने के लिए कोई संजीदा कदम उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। न ही कोई पॉलिसी बनाई गई है और न ही निज़ाम सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाया गया है। डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले के लिए हिफाजती इंतजामात न होने के बराबर हैं, जिसके बायस उन्हें अपना काम करने में सख्त दुश्वारी का सामना है। कहते हैं कि अच्छी सेहत सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन पाकिस्तान में गुर्बत, तंगहाली और जहालत से 2-4 अवाम को तिब्बी सहूलियात से भी महरूम होना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जरूरत के हिसाब से न वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और न ही दीगर सहूलियात। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1 लाख अफराद की आबादी के लिए जिंदगी बचाने वाले आलात से लैस कम से कम 1 एम्बुलेंस होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से पाकिस्तान में लाइफ सेविंग एम्बुलेंस की तादाद बहुत कम है। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी नागहानी हालात से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान में रोजाना मरने वालों की तादाद का जायजा लिया जाए तो डॉक्टरों की गफलत और गलत इलाज के बाइस होने वाली अमवात, तिब्बी वजूहात, बुढ़ापे और तशद्दुद के वाकयात के सबब होने वाली अमवात से भी ज्यादा हैं। और उसकी वजह यह है कि आम लोगों की सेहत पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। साइंस जर्नल BMJ यानी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी अपनी एक रिपोर्ट में मरीजों के तिब्बी मुआयने के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया के 67 ममालिक में दूसरा बदतरीन मुल्क करार दिया था। पाकिस्तान में एक डॉक्टर औसतन एक मरीज को 1 मिनट 13 सेकंड तक ही देख पाता है।
پاکستان میں ہاسپٹل بیڈز کی تعداد 1,19,000 ہے، یعنی ہر 2000 پاکستانیوں کے اوپر ایک بیڈ اویلیبل ہے۔ اب 2000 بندے اگر بیمار ہوتے ہیں تو ایک بیڈ اویلیبل ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ ایک بیڈ کس کو ملے گا۔ سب سے بری صورتحال ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی ہے۔ کرونا وائرس لنگز کو متاثر کرتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو، مریض خود سے سانس نہیں لے سکتا اور اس کے لیے آپ کو وینٹیلیٹرز چاہیے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو فنکشنل وینٹیلیٹرز ہیں ورکنگ کنڈیشن کے اندر، ان کی تعداد 813 ہے، جی صرف 813، یعنی کہ 2,72,000 پاکستانیوں کے اوپر صرف اور صرف ایک وینٹیلیٹر اویلیبل ہے۔ پاکستان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر کورونا وائرس جیسی وبا یا جیسی کسی بھی وبا کا لوڈ برداشت کرنے کا کہیں سے بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ بچاؤ کا واحد ذریعہ آپ کے پاس احتیاط ہے۔ اس وقت پاکستان میں 71% عوام ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے بہتر طبی سہولیات سے محروم ہیں، اور جن اسپتالوں میں کچھ سہولتیں مل جاتی ہیں وہاں بھی بدعنوانی نے اپنا ڈیرا جما رکھا ہے۔ اس وقت پاکستان کا بیشتر اسپتال اپنی کہانی خود بیاں کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں اسپتال کی بلڈنگیں تو ہیں مگر ان میں ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، بیڈ بھی ہیں مگر مریض نہیں ہیں، عوام کو کوئی سہولت فراہم نہیں ہو پا رہی ہے۔ مریض اب بھی میلوں کا سفر طے کر کے اسپتالوں تک پہنچتے ہیں مگر ان اسپتالوں میں ان کا علاج ہی نہیں ہو پاتا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اب بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ عمران خان نے انتخابی مہم کے دوران بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ غربت، تنگحالی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کو نجات دلائیں گے، سب کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگائے گئے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے تقریباً 2 برس بعد بھی حالات کو سدھارنے کی کبھی ایماندارانہ کوشش نہیں کی گئی۔ عوام کو غربت، بے روزگاری، بھوک، بیماری، بجلی، گیس اور پینے کا صاف پانی سمیت بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور دیگر کئی سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ جب بھی آتی ہوں پرچی بنا کر ڈرپ لگا دیتے ہیں، کبھی دوائی دے دیتے ہیں، پھر نہیں صحیح علاج کر رہے۔ آج تو دوائی بھی بالکل ختم ہے، 10 دن ہو گئے۔ میرا بیٹا 6 دن ہو گئے ندر پڑا، کوئی علاج نہیں کسی نے کیا۔ پاکستان کی شرح نمو کا 1% سے بھی کم حصہ طبی شعبے پر خرچ ہوتا ہے، جو سرکاری بجٹ کے 4% سے بھی کم ہے۔ طبی شعبے کے معاملے میں کوئی ٹھوس اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے غریب طبقے کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے بیچ علاج کرانا لوگوں کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ 4 دن ہو گیا میرے بھائی ہاسپٹل میں بیماروں کی طرح، پاگلوں کی طرح تڑپ رہے ہیں، لیکن کسی نے اس کو ایمرجنسی وارڈ میں نہیں بھیج رہے، صرف ایک لوکل ایمرجنسی میں جدھر اس کا علاج ہی نہیں ہے، کوئی پائیوڈین نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ادھر کورونا کی پاکستان آمد کے بعد سے اب تک عمران خان کا خطاب کئی بار پاکستانی قوم سن چکی ہے۔ خطاب کے اختتام پر پاکستانی عوام ابھی تک یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ کس حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور کس حد تک نہیں۔ عمران خان کے بیانات الگ اور اقدامات الگ عوام کو کنفیوژن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جناب تو اسی میں لگے ہیں کہ کرسی سلامت رہے، وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، غیر معمولی حالات اور اوپر سے غیر معمولی وائرس کا سامنا۔ ان حالات میں محض معمولی اقدامات کے نتائج مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تقریباً پوری دنیا کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے، مگر ایسے وقت میں بھی پاکستانی دہشت گردوں کی جانب سے مذموم حرکتیں جاری ہیں۔ حال ہی میں کئی ایسی وارداتیں پیش آئی ہیں جن میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پولیس اہلکاروں اور فوجی جوانوں کے علاوہ بے گناہ لوگوں کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا دیا گیا۔ کبھی گولی باری کے ذریعے، کبھی بم دھماکوں کے ذریعے تو کبھی خودکش حملوں کے ذریعے۔ حال ہی میں خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ہوئی فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے والی پاکستانی فوج اور پولیس اہلکاروں پر دہشت گردوں کی جانب سے خطرہ مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान हुए फायरिंग के तबादले में 2 फौजी एहलकार हलाक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस एहलकारों पर इस तरह के हमले कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता दिनों भी शुमाली वजीरिस्तान के ज़का खेल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और एक दहशतगर्द गिरोह के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें 1 फौजी एहलकार हलाक हो गया था। इससे पहले भी दहशतगर्दी का एक ऐसा ही वाकया शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में पेश आया था, जहां दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 2 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग का तबादला किया गया, जिसके नतीजे में 9 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 1 को जिंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुए हैं। इन वाकयात से एक बात तो साफ है कि दहशतगर्दों को कोरोना वायरस से परेशान अवाम की कोई फिक्र नहीं। वो मुसलसल अपनी मजमूम हरकत से पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों को भी निशाना बना रहे हैं। ये दहशतगर्द न सिर्फ इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, बल्कि इनके पास जदीद हथियार और जदीद तकनीक भी मौजूद है। दहशतगर्दी की वजह से रोजाना दर्जनों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, बीमारी, बिजली, गैस और पीने का साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और दीगर कई संगीन मसाइल का पाकिस्तानी कौम को सामना है। लेकिन दहशतगर्दी के मुकाबले में ये मसाइल बहुत छोटे नजर आते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह दहशतगर्दी का खात्मा हो, क्योंकि जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर बाकी सब कुछ बेकार है। पाकिस्तानी इंतज़ामिया न सिर्फ दहशतगर्दों से नबर्द आज़मा होकर उनसे मुकाबला करने और उनके ठिकानों को बर्बाद करने में नाकाम रही है, बल्कि गिरफ्तार शुदा चंद दहशतगर्दों को सज़ा दिलाने के मामले में भी हमेशा नाकाम ही साबित हुई है। और पाकिस्तानी अदालतें भी जांच एजेंसियों की नाकामी और नाअहली के सबब सबूतों और गवाहों की कमी की बुनियाद पर इन दहशतगर्दों को रिहा करती रही है। यही वजह है कि दहशतगर्दी में कमी आने की बजाय दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। पाकिस्तान के चारों सूबों में आज दहशतगर्दों का ही बोलबाला है। आए दिन होने वाले बम धमाके पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर बन चुके हैं। पाकिस्तान का हर हिस्सा खून की छींटों से सुर्ख हो चुका है। इसके बाद भी पाकिस्तानी इंतजामिया में दहशतगर्दों के खिलाफ संजीदा कार्रवाई करने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अगर चंद दहशतगर्द सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ आ भी जाते हैं तो वो सबूतों और गवाहों को पेश न किए जाने की बिना पर रिहा कर दिए जाते हैं। गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान पाकिस्तान के चारों सूबों में शिद्दत पसंदी, बम धमाकों से मुताल्लिक सिर्फ 250 मुकदमात ही दर्ज किए गए और इनमें से भी सिर्फ 29 मुकदमात का ही फैसला सुनाया जा सका है, जबकि कई मामलात में तो दहशतगर्दों को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए बरी कर दिया गया। कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात का फैसला 1 माह के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत में सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से बढ़ती जाने वाली लापरवाही और शवाहिद की कमी के बाइस ये मुकदमात ज़ेरे इल्तवा रहते हैं और बाद में अदालतें भी सबूतों की कमी की बुनियाद पर इन दहशतगर्दों को बरी कर देती हैं। जेल में बहुत रास्ते आने के पेट में लेके आते हैं और कुछ ऐसी जगह लाते हैं जिसको मैं बता नहीं सकता। जब ये कोर्ट जाते हैं ना तो कोर्ट में जाके सारी कार्रवाई करके आते हैं। किसी की हमको मजबूरी होती है, ज़्यादा ओवरडोज पानी पिलाते निकाल देते हैं, या फिर नहीं पता लगता है, नहीं निकालता है तो डॉक्टरों के पास भेज देते हैं।
हद तो ये है कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से बम धमाकों और खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद भी कानून नाफिज करने वाले इदारे इनकी तफ्तीश पर तवज्जो नहीं देते, जिसके सबब दहशतगर्दी से मुताल्लिक ये मुकदमात अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी न आने की एक बड़ी वजह इनमें मुलव्विस दहशतगर्दों को सजा न मिलना भी है। लाकानूनियत और दहशतगर्दी की वजह से सनती और कारोबारी सरगर्मियां भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। नौकरी पेशा लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हुक्मरान जमात व दीगर सियासी जमातें कराची में टारगेट किलिंग्स पर काबू पाने के लिए मुअस्सर इक़दाम करने की बजाय बेगुनाह अफराद की लाशों पर ही सियासत करती नजर आती हैं। इस वक्त तालिबान के तकरीबन 32 ग्रुप मौजूद हैं जो वजीरिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से मुताल्लिक सरहदी इलाकों तक फैले हुए हैं। इनमें खासकर तहरीक तालिबान मोहम्मद, तहरीक तालिबान बाजाड़, तहरीक तालिबान स्वात, तहरीक तालिबान दर्रा आदम खेल और खैबर शामिल हैं। मीरान शाह में हाफिज गुल बहादुर का भी एक ग्रुप है जिसने हुकूमत के साथ 2008 में एक मुआहिदा किया था, जिसकी शराइत पर उन्होंने अमल नहीं किया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपने हमले बराबर जारी रखे। गुल बहादुर का ग्रुप जिंदगी के बदले जिंदगी के उसूल पर काम करता है। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे और आजाद ग्रुप्स ऐसे हैं जो खैबर के कबायली इलाके को अपना गढ़ बनाए हुए हैं, जिनमें मंगल बाग का लश्कर इस्लाम, नहीं अनिल मुनकर, अंसारुल इस्लाम और दीगर इसी तर्ज के ग्रुप्स शामिल हैं। कुछ आजाद ग्रुप्स दाराए आदम खेल और दूसरे मकामात पर भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। वाना में मौजूद मौलवी नजीर का वाहिद शिद्दत पसंद ग्रुप है जो सिक्योरिटी फोर्स के साथ 2007 में होने वाले मुआहिदे पर अमल पैरा होने से बराबर इनकार करता रहा है। हालांकि वो मुआहिदा आज भी मौजूद है। इसके अलावा तकरीबन 9 ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें पंजाबी तालिबान कहा जाता है, जो फिरका वाराना तशद्दुद का एजेंडा रखते हैं। एक ग्रुप हक्कानी नेटवर्क का भी है। हक्कानी नेटवर्क इस वक्त पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों का सबसे बड़ा ग्रुप माना जा रहा है, जिसमें कई ग्रुप्स शामिल हैं जो आपस में मिलकर एक दूसरे के ताउन से पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। अब तो ये ग्रुप अफगानिस्तान में भी अपनी कार्रवाइयों को तेज कर चुका है। जब हमने ये ऑपरेशन दरबे शुरू किया और दहशतगर्दों की पनाहगाहों को उनसे खाली कराया गया और वहाँ से वो निकल भागे, तो पाकिस्तान से निकल गए, दाएं बाएं फैल गए वो, और उन्होंने उस वक्त तक अपने आप को नीचे रखा, अपने आप को नीचे लो लाए रहे जब तक उनका ख्याल था कि उनके पीछे कोई आ नहीं रहा। अब वो दोबारा रीग्रुप होकर दोबारा ये एक्शन कर रहे हैं। ये शुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। आज पाकिस्तानी इंतजामिया की कारकर्दगी से यही जाहिर होता है कि उसके अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किस कदर कुव्वत इरादी का फुकदान है। वो दहशतगर्दों को किस तरह अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि वही दहशतगर्द आज पाकिस्तानी अवाम के लिए मुसीबत बने हुए हैं। कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, वही हाल आज पाकिस्तान का हो चुका है। उनके ही पाले हुए दहशतगर्द आज उन्हीं की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। कातिलों की संजुमन से अखलाकियात की तवक्को करना बेमानी है, क्योंकि जो मासूमों का कत्ल करता हो उनसे अखलाकियात का तकाजा करना फिजूल है। दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर पाकिस्तानी फौज हमेशा नए नए ऑपरेशंस का आगाज करती रहती है। हालांकि तमाम ऑपरेशंस जमीनी सतह पर नाकाम ही साबित हो रहे हैं। ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम, राह निजात, खैबर 1, खैबर 2 और ज़रबे अज़्ब, बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ बनाए गए तमाम नेशनल एक्शन प्लान भी गैर सूदमंद ही साबित हुए हैं। और गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान के चारों सूबों में हुए दहशतगर्दाना हमलों ने ये साबित कर दिया है कि दहशतगर्द एक बार फिर से मुनज़्ज़म हो गए हैं।
حالانکہ دہشت گردی کی اس نئی لہر کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی فوج کی جانب سے آپریشن رد الفساد آج بھی جاری ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 22 فروری 2017 سے جاری یہ آپریشن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کتنا کارگر ثابت ہوا۔ یہ تمام آپریشنوں کی طرح ہی یہ آپریشن بھی صرف ایک دکھاوا ہی ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ پاکستان میں دن بہ دن بڑھ رہی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کئی آپریشن چلائے گئے، لیکن تمام آپریشنز ناکام ہی ثابت ہوئے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے پے در پے پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہو رہے دہشت گردانہ حملے۔ ان حملوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دہشت گرد ایک بار پھر سے منظم ہو گئے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پاکستانی فوج نے 2014 میں آپریشن ضرب عضب کا آغاز کیا تھا، لیکن بیچ میں ہی آپریشن ضرب عضب کو چھوڑ کر 2017 میں ایک نیا آپریشن رد الفساد کے نام سے آغاز کر دیا گیا، لیکن کسی بھی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا اور دہشت گردانہ حملے ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلے جو 10 آپریشنز تھے، آپ آپریشن راہ حق 1 سے شروع کر لیں جو سوات میں ہوا، پھر آپریشن راہ حق 2 ہوا، پھر آپریشن راہ حق 3 تھا، آپریشن شیر دل تھا، آپریشن راہ راست تھا۔ یہ سب مخصوص علاقوں کے اوپر تھے۔ 10,000 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر، 15,000 اسکوائر کلومیٹر۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک بھر بہت بڑا فرق ہوگا 8, 10,000, 15,000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر آپریشن کا اعلان کرنا اور 8,81,000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر آپریشن اعلان کرنا۔ آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب سے پہلے جتنے بھی آپریشن کیے گئے، ان تمام آپریشنز کی کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔ آپریشن کے نام پر عام عوام کو زد و کوب کیا گیا، انہیں بے گھر کیا گیا، مگر دہشت گرد آج بھی پاکستان میں محفوظ ہیں اور آزادی سے گھوم رہے ہیں۔ حالانکہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے 2017 میں شروع کیے گئے آپریشن رد الفساد کا صرف نام ہی نیا تھا، کیونکہ اس طرح کے آپریشن تو پاکستان میں عام ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر جون 2008 میں آپریشن صراط مستقیم کا آغاز کیا گیا۔ 2009 میں آپریشن راہ نجات شروع کیا گیا۔ جون 2014 میں آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا۔ اکتوبر 2014 میں ہی خیبر 1 اور پھر اس کے بعد 2015 میں آپریشن خیبر 2 چلایا گیا۔ حالانکہ دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر ہوئے حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا گیا، لیکن تمام ایکشن پلان غیر سودمند ہی ثابت ہوئے۔ دہشت گردی کا خاتمہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ صرف ان کے وجودوں کو ختم کر دیں اور بیج جا باقی رکھیں، اوپر سے کاٹ دیں ان کی ٹہنیاں، شاخیں اور تنا باقی رہے اور جڑیں باقی رہیں۔ جب تک جڑ سے ختم نہیں کرتے، اور جڑ ہے نظریاتی دہشت گردی، جڑ ہے فکری دہشت گردی، جڑ ہے مذہب کی وہ تعبیر جو تنگ نظری، انتہا پسندی اور دہشت گردی پر بندے کو مشتعل کرتی ہے، اور جو قتل و غارت گری کے عمل کو ایمان کا عمل، جہاد کا عمل، شہادت کا عمل بناتی ہے، جو برین واش کرتی ہے جو دہشت گردی نوجوان کو کہ تم جنت میں جاؤ گے، 72 حوریں ملیں گی، یہ کفر ہو رہا ہے، جنگ لڑو، یہ تمہاری شہادت ہے، غازی ہوگے۔ یہ جو ان کے ذہن کو افیون دی جاتی ہے اور برین واش کیا جاتا ہے ایک قتل و غارت گری کے لیے، اور غلط یوز کیا جاتا ہے نام اسلام کے تصورات کا، جہاد کا، شہادت کا، اسلام کا، غلط۔ جب تک اس فکر کو توڑنے کے لیے الفساد کا خاتمہ نہیں ہوتا، اصل الفساد کا خاتمہ نہیں ہوتا، نظریاتی اور فکری اور مذہبی اور یہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اس کے اڈے اکھاڑے نہیں جاتے، ان کی جڑیں ختم نہیں کی جاتی، دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔
पाकिस्तान में बुनियाद परस्त और शिद्दत पसंद सोच रखने वाले अफराद पाकिस्तान को लगातार दहशतगर्दी की आग में धकेलने की कवायद में लगे हैं और बड़े बड़े दावे करने वाली पाकिस्तानी फौज और हुकूमत हर बार एक नया नाम ढूंढकर पाकिस्तानी अवाम को एक नए ऑपरेशन की आग में झोंक देती है। हालांकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए चलाए गए तमाम ऑपरेशंस जमीन पर औंधे मुंह गिर चुके हैं और रद्दुल फसाद के नाम से जारी ये ऑपरेशन भी तमाम ऑपरेशनों की तरह ही एक ढकोसला साबित हुआ। रद्दुल फसाद से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक उम्मुल फसाद मौजूद है। मैं एक तारीखी बात कर रहा हूं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक इस मुल्क में उम्मुल फसाद मौजूद है। आप कहेंगे किसे कहते हैं? कहते हैं मां को और जड़ को। इस पूरे दहशतगर्दी की मां हुकूमत है। इस दहशतगर्दी की जड़ असलुल फसाद, वो जब मौजूद हैं, दहशतगर्दी को पालने वाले, दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वाले, दहशतगर्दों से सियासी फायदा उठाने वाले, उनसे गठजोड़ रखने वाले, जब उम्मुल फसाद और असलुल फसाद कायम हैं, जब उस जड़ को नहीं काटा जाता, 100 ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म और रद्दुल फसाद जारी हो जाएं, ये कौम दहशतगर्दी से पाक नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ें मौजूद हैं, सपोलिये मौजूद हैं, मां मौजूद है, सपनी मौजूद है, सांप मौजूद है। फिर बच्चे पैदा होते रहेंगे, फिर अंडे पैदा होंगे और दहशतगर्द फैलते रहेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कारोबार जिस तरह से फल फूल रहा है और लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है, वो पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बना हुआ है। मगर इन दहशतगर्दाना वारदातों पर आज तक लगाम नहीं लगाई जा सकी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कोई और नहीं, खुद पाकिस्तानी हुक्मरां ही कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की जानिब से बारहा इस बात का इंकिशाफ किया जाता रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दों की पनाहगाहों को लेकर कई बार सफाई देता रहा, जबकि हक्कानी नेटवर्क, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर झंगवी और अफगान तालिबान जैसी कई दूसरी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने ट्रेनिंग कैंप चला रही हैं, जहां से दहशतगर्दों को मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग कराई जाती है। ये वही बेस कैंप हैं जहां पर खुदकुश हमलावरों को तैयार किया जाता है। दहशतगर्द इन बेस कैंपों का भरपूर फायदा उठाते हैं और खुलेआम अपनी कार्रवाई को अलग अलग मकामात पर अंजाम देते हैं। इसके साथ ही हमें तर्ज़ हयात के शुमारे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज़ हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। कहाँ? रकम निकालने और हाँ, जिंदगी